हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लाइव क्लासेज में आपका फिर से स्वागत। आपको पता है कि हमारा पहला चैप्टर चल रहा भारतीय संविधान निर्माण, जहाँ तक हमने कल चर्चा कर ली थी उससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट में हमने चर्चा की थी कि भारतीय संविधान बना था, उसमें होता क्या क्या, उससे आगे चर्चा की जाए। तो भारतीय संविधान में जो भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं वो पढ़ा रहा हूं। हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि जब भारत का संविधान बनता तब तो भारतीय संविधान में मूल रूप में तो 8 अनुसूचियां थी, यानी जब भारतीय संविधान का मूल रूप होता उस समय तो भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। लेकिन बात की जाए वर्तमान की, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो जाती है। दोनों प्रश्न याद रखने हैं। मूल रूप में भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी, और वर्तमान में कितनी हैं? 12 हैं। ये संविधान संशोधनों के तहत जोड़ी जाती है। एक एक का विवरण पढ़ा रहा हूं, एकदम डीपली पढ़ा रहा हूं। किसी भी कैंडिडेट को कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है, और क्लास अच्छी लगती है तो उसे लाइक करना, शेयर करना तथा अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास पहुंचाना है। स्टार्ट कर रहा हूं। भारतीय संविधान की अनुसूची प्रथम, भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 1। यदि भारतीय संविधान की अनुसूची 1 की बात की जाए तो भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में संघ, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। यानी मतलब क्या निकला? संघ, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, इनका उल्लेख किया गया। केंद्र शासित प्रदेश। यदि बात की जाए वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में भारत में 28 तो राज्य हैं। कितने? भारत में 28 तो क्या हैं? राज्य हैं। और भारत में 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। कब की बात बता रहा हूं? वर्तमान समय की बात बता रहा हूं। लेकिन इससे पहले भारत में 28 नहीं बल्कि 29 तो राज्य होते हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। 29वां राज्य बना था कौन सा? 29वां राज्य मेरे भाई बनाया जाता है तेलंगाना को। 29वां राज्य बनाया जाता है तेलंगाना को, बनाया जाता है। बनाया कब जाता है तेलंगाना को? बात की जाए भारत का 29वां राज्य तेलंगाना अस्तित्व में कब आया था? तो मेरे भाई आया था 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को तेलंगाना अस्तित्व में आता है। यदि बात की जाए तेलंगाना की, तो एक समिति होती है, उसकी सिफारिश पर इसे बनाया जाता है। समिति का नाम होता है कृष्णा राव समिति। कृष्णा राव समिति की सिफारिश पर इसे बनाया जाता है। तथा यदि व्यक्ति पूछा जाए तो चंद्रशेखर राव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यदि व्यक्ति भी नहीं पूछा जाए, समिति भी नहीं पूछी जाए और तेलंगाना की पार्टी पूछी जाए, तो मेरे भाई नाम होता है तेलंगाना। तेलंगाना प्रजा परिषद। 3 पर्सन बन रहे हैं, तीनों की लैंग्वेज अलग अलग है। कि तेलंगाना के निर्माण में किस पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान था? तो तेलंगाना प्रजा परिषद का था। तेलंगाना के निर्माण में किस व्यक्ति ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो मेरे भाई चंद्रशेखर राव ने दिया था।
और अधिकतर प्रश्न पूछा क्या गया, भारत में 29वें राज्य तेलंगाना का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया जाता? तो मेरे भाई कृष्णा राव समिति की सिफारिश पर कर दिया जाता है। कब किया जाता है? 2 जून 2014 को कर दिया जाता है। और जो चंद्रशेखर राव था वो तेलंगाना का प्रथम सीएम भी बनता है और वर्तमान में क्या है, वो तेलंगाना का सीएम भी है। बात कब की है? 2 जून 2014 की। लेकिन वर्तमान में 29 राज्य नहीं है, 28 हो गए। वर्तमान में 7 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, कितने हो गए हैं? 8 हो गए। अब इसका बता रहा हूँ, बात कब की थी? बात मेरे भाई होती है 5 अगस्त। बात कब की होती है 5 अगस्त 2019। नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले घोषणा की थी, यदि हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो भारतीय संविधान की धारा 370 यानी आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया जाएगा और जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा वो समाप्त कर दिया जाएगा। जो ही सरकार बनती है तो भारतीय संसद में विधेयक रखा जाता है कि जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया जाए और जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया जाता है। 5 अगस्त 2019 को भारतीय सरकार ने JNK का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया तथा इसी के बाद में भारतीय संसद में एक अधिनियम रखा जाता है जिसे पारित करने के बाद में 31 अक्टूबर 2019 को, डेट बता रहा हूं, याद रखनी है मेरे भाई, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख नाम से 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया जाता है। यानी एक राज्य कम हो गया, 29 से तो कम होकर 28 राज्य बन जाते हैं क्योंकि JNK समाप्त हो जाता है। लेकिन 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, इससे बढ़कर हुए कितने? JNK को भी केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया जाता है, तो कितने हो गए थे? 9 हो गए थे। पढ़ा क्या रहा हूं, वर्तमान में कितने हैं? 8 हैं, क्योंकि ये भी घटना क्या हुई, ये बात तो थी 31 अक्टूबर की। इसके बाद में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय संसद में एक विधेयक और रख दिया और नाम रखा गया दादरा नगर हवेली तथा दीव दमन। 2 केंद्र शासित प्रदेश थे भारत के और दोनों को क्या किया गया? एक कर दिया जाता है और वो विधेयक रखा गया। उस विधेयक को भारतीय संसद ने 3 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया। कब किया था? दादरा नगर हवेली तथा दीव दमन को पुनर्गठित किया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। और कब पारित कर दिया गया? डेट थी 3 दिसंबर 2019। इस दिन तो विधेयक पारित कर दिया जाता भारतीय संसद द्वारा, लेकिन इसको मंजूरी कब दी? दोनों केंद्र शासित प्रदेश बने कब? अब की बार हमारा गणतंत्रता दिवस यानी 26 जनवरी 2020 को क्या हो गया? दादरा नगर हवेली तथा दीव दमन को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया जाता है। उसके बाद में भारत में वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। इसके बाद में यदि चर्चा की जाए तो याद क्या रखना है? पहली अनुसूची में संघ, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 29वां राज्य तेलंगाना था, कृष्णा राव समिति की सिफारिश पर बना था। चंद्रशेखर राव की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। पार्टी पूछी जाए तो तेलंगाना प्रजा परिषद, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 को JNK तथा लद्दाख नाम से 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया तथा इसके बाद में 26 जनवरी 2020 को भारतीय सरकार ने दादरा नगर हवेली तथा दीव दमन को नए केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। इसके बाद में चर्चा की जाए, क्योंकि मेरी आदत थोड़ी, आप खराब माने चाहे अच्छी माने, एक है कि हर चीज़ पढ़ाता हूँ उसके बाद में पर्सन ही बताता हूँ। तो इसमें यहाँ चर्चा की जाए, बात क्या है? अनुसूची फर्स्ट। यदि बात पूछी जाए भारत में यदि किसी नए राज्य का गठन किया जाए, यदि भारत में किसी नए राज्य का गठन किया जाए या भारत में किसी नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया जाए तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? तो मेरे भाई भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में संशोधन करना होगा। चाहे नया राज्य बनाया जाए, चाहे नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, भारतीय संविधान की अनुसूची 1 को संशोधित तो करना पड़ेगा, वरना तो नए राज्य का गठन भी नहीं होगा और नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन भी नहीं होगा। कल भी मैंने एक प्रश्न पूछा था, किसी भी कैंडिडेट ने कमेंट बॉक्स में नहीं दिया। मैंने कल क्या पूछा था?
पूछा था भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन बनाया गया था। आज भी नहीं बता रहा आंसर, क्योंकि कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था। और यहाँ पर चर्चा किसकी की है? अनुसूची 1 में संशोधन करना होगा। अभी तक ये तो एग्जाम में पूछा नहीं गया। एग्जाम में अभी तक पूछा क्या गया? यदि भारत में किसी नए राज्य का गठन किया जाए या नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया जाए तो मेरे भाई अभी तक पूछा गया है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, यानी वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा होता है जिसके तहत भारत में नए राज्यों का गठन किया जाता है। तो मेरे भाई अनुच्छेद पूछा जाए तो मेरे भाई 2 करना है, और यदि अनुसूची पूछी जाए तो मेरे भाई 1 करनी है। इसके बाद में अनुसूची पहली तो पूरी करवा चुका हूं, इसके बाद में पढ़ी जाए भारतीय संविधान की अनुसूची 2। क्या बता रहा हूं? भारतीय संविधान की अनुसूची 2 पढ़ा रहा हूं। यदि चर्चा की जाए भारतीय संविधान की अनुसूची 2 की, तो इसमें मेरे भाई एक चीज याद रखनी है, भारत के जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन तथा भत्तों का उल्लेख किया गया। उनके वेतन तथा भत्तों का उल्लेख किया गया कि किस कैंडिडेट को कितना वेतन दिया जाएगा। यदि बात की जाए अनुसूची 2 की, तो मेरे भाई अनुसूची 2 में उन्हीं वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया जो भारतीय संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। भारतीय संसद निर्धारित करती है जिन वेतन और भत्तों को, उन्हीं का उल्लेख किया गया, यानी राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन भत्तों का उल्लेख नहीं मिलता, केवल संसद द्वारा जो निर्धारित होते हैं उन्हीं का उल्लेख किया गया भारतीय संविधान की अनुसूची 2 में। इसके बाद में पढ़ा जाए जो वेतन भत्ते होते हैं, वो वेतन भत्ते मेरे भाई एक चीज बोल रहा हूं, भारतीय संविधान में जो निधियां दी गई हैं वो सभी भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, यानी उन्हीं वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है जो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। पटवार और रिट वाले ये याद रखें, मैंने क्या शब्द बोला कि केंद्र सरकार की संचित निधि पर भारित होते हैं। क्या होते हैं? भारित होते हैं। यदि चर्चा की जाए कि भारित शब्द का अर्थ ही क्या होता है, कि ये भारित होता क्या, किताबों में लिखा होता है कि ये भारित होते हैं। यदि बात की जाए भारित की, तो मेरे भाई इनके वेतन और भत्ते समान दिए जाएंगे, संसद में मतदान नहीं होगा और पद पर रहते हुए इनके वेतन और भत्ते कम नहीं किए जाएंगे। बता चुका हूं दिया क्या गया। इसके बाद में 2% बता रहा हूं। 1% तो ये कि भारत की संविधान की दूसरी अनुसूची में प्रधानमंत्री के वेतन और भत्तों का उल्लेख नहीं है और वो संघ की संचित निधि पर भी भारित नहीं होते। क्यों? प्रधानमंत्री का वेतन संघ की संचित निधि पर भारित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री का वेतन ही नहीं दिया जाता। किसका मिलता है? सिर्फ एक सांसद का वेतन दिया जाता है, प्रधानमंत्री पद का उसे कोई वेतन नहीं दिया जाता। तथा बात की जाए दूसरे पर्सन की, तो बता रहा हूं भारत में इस कैंडिडेट को भी कोई वेतन नहीं दिया जाता, और नाम होता है क्या? भारत के उपराष्ट्रपति को भी कोई वेतन नहीं मिलता है। यदि प्रश्न पूछा जाए भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है, मेरे भाई नहीं मिलता। फिर काम कैसे चलाए? काम ही करवा लें हम किसी से और उसके बदले पैसे ही नहीं दिए जाए तो मेरे भाई वेतन तो मिलता है, लेकिन किसका नहीं मिलता? उपराष्ट्रपति के पद का नहीं मिलता। फिर मिलता किसका? उपराष्ट्रपति क्या होता? राजस्थान पुलिस में काफी बार पूछा गया प्रश्न क्या है? उपराष्ट्रपति होता वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता। उपराष्ट्रपति होता वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या बोला है? पदेन होता। पदेन का अर्थ क्या होता है? जब तक कोई कैंडिडेट उपराष्ट्रपति के पद पर है वो ही राज्यसभा का सभापति होगा। बात की जाए इसे वेतन दिया जाता किसका? राज्यसभा सभापति का दिया जाता, ना कि उपराष्ट्रपति का दिया जाता। कितना दिया जाता? जो लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाता है वो ही वेतन
राज्यसभा के सभापति को भी दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? बताया क्या वेतन और भत्तों का उल्लेख है जो संघ की संचित निधि पर भारित होते हैं, उन्हीं वेतन और भत्तों का उल्लेख है जो भारतीय संसद निर्धारित करती है। और केंद्र सरकार की संचित निधि पर पीएम का वेतन भारित नहीं होता है। उपराष्ट्रपति को कोई वेतन नहीं मिलता है, क्योंकि इसे वेतन तो दिया जाता है, लेकिन दिया किसका जाता है? राज्यसभा सभापति का दिया जाता है। कितना? उतना ही दिया जाता है जितना लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाता है। तो मेरी ओर से अनुसूची 2 भी पूरी है। इसके बाद में चर्चा की जाए भारतीय संविधान की अनुसूची 3। यदि भारतीय संविधान की अनुसूची 3 की चर्चा की जाए तो मेरे भाई इसमें भी एक बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है जो काफी बार पूछा गया। प्रश्न क्या पूछा है? पहले तो पढ़ा रहा हूं भारतीय संविधान की अनुसूची 3। भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में भारत के जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनकी शपथ का उल्लेख किया गया। प्रश्न पूछा जाए भारतीय संविधान के संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख कहां पर है? अनुसूची 3 में मिलता। लेकिन हमें प्रश्न क्या याद रखना है उसकी चर्चा कर लेते हैं। यदि बात की जाए अनुसूची 3 की तो क्या पढ़ा रहा हूं? सभी संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ का विवरण दिया गया। लेकिन कौन सी पढ़ रहे हैं? तीसरी पढ़ रहे हैं। और यहां पर यह याद रखना है भारत के 3 संवैधानिक पदाधिकारी, उनकी शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में नहीं मिलता। किसका नहीं मिलता? क्या बोल रहा हूं? 3 का नहीं मिलता। राष्ट्रपति का नहीं मिलता है, उपराष्ट्रपति का नहीं मिलता है, और किसी राज्य के राज्यपाल का नहीं मिलता। यानी भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं किया गया। इनका उल्लेख कहां पर? जो आर्टिकल दे रखे हैं राष्ट्रपति में, जैसे उदाहरण के तौर पे पढ़ा जाए आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया। तो उन आर्टिकलों में क्या दिया गया है? उनकी शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 3 में नहीं दिया गया। प्रश्न क्या बन रहा है? प्रश्न ये बन रहा है भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी की शपथ का उल्लेख नहीं मिलता है? तो मेरे भाई ऑप्शन में राष्ट्रपति मिले तो इसका नहीं मिलता है, उपराष्ट्रपति मिले तो इसका नहीं मिलता है, राज्यपाल मिले तो इसका नहीं मिलता है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में किस पदाधिकारी की शपथ का उल्लेख मिलता है? तो मेरे भाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके अलावा कोई कैंडिडेट होगा उसकी शपथ का उल्लेख कहां पर मिलता है? अनुसूची 3 में। यदि चर्चा की जाए कि जैसे किस किस का मिलता है तो मेरे भाई जो संसद के कैंडिडेट होते हैं यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, उनका अनुसूची 3 में किया गया। इसके बाद में राज्य विधानसभा के जो कैंडिडेट होते हैं उनका भी किया गया। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, चाहे तो मुख्य न्यायाधीश हो और चाहे अन्य न्यायाधीश, उनका भी किस में मिलता? इसी में। तथा नियंत्रण और महालेखा परीक्षक यानी इन पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में मिलता है। केवल याद क्या रखना, इन 3 का तो नहीं मिलता। इसके बाद में चर्चा की जाए 3 मेरी ओर से कंप्लीट है। इसके बाद में पढ़ाई जाए भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 4। भारतीय संविधान की अनुसूची 4 और बात की जाए अनुसूची 4 की तो मेरे भाई एक नाम याद रखना है, राज्यसभा सीटों का आवंटन। और अधिक बार प्रश्न यही पूछा गया कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन यानी उसका विभाजन, यानी किस राज्य को कितनी सीटें दी जाए, किस राज्य को कितनी सीटें दी जाए, उसका क्या
तरीका भारतीय संविधान की अनुसूची 4 में दिया गया। प्रश्न यही पूछा जाता है, राज्यसभा सीटों का आवंटन किस अनुसूची के आधार पर किया जाता है? तो अनुसूची 4 के आधार पर किया जाता है। और राज्यसभा में जो सीटें दी जाती हैं किसी राज्य को, वो मेरे भाई जनसंख्या के आधार पर दी जाती हैं। जनसंख्या को आधार मानते हुए राज्यसभा सीटों का आवंटन किया जाता है। और हम राज्यसभा में पढ़ लेंगे, थोड़ा यहाँ बता देता हूँ क्योंकि पटवार और रीट वाले कैंडिडेट हैं। यदि यहाँ से प्रश्न पूछा जाए तो राजस्थान की राज्यसभा सीटें कितनी है मेरे भाई? मेरे भाई राजस्थान की 10 हैं। तो एक प्रश्न तो यही बनता बहुत अच्छा कि राज्यसभा में राजस्थान के सम्मान यानी राजस्थान के बराबर किस राज्य का प्रतिनिधित्व है? ये बताऊंगा नहीं, छोड़ रहा हूं। राजस्थान की 10 हैं, तो भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसको भी राज्यसभा में 10 सीटें दी गई हैं? इसके बाद में यदि चर्चा की जाए अनुसूची 4 की, थोड़ी यही क्लियर कर देता हूं। जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, इनको तो राज्यसभा की 11-11 सीटें दी गई हैं। 3 बताए हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इनको तो 11-11 सीटें दी गई हैं। तथा हरियाणा तथा छत्तीसगढ़ को 5-5 सीटें दी गई हैं। इसके बाद में चर्चा की जाए बिहार व पश्चिमी बंगाल को 16-16 सीटें हैं। इसके बाद में चर्चा की जाए पंजाब, असम और तेलंगाना को 7-7 राज्यसभा सीटें दी गई हैं। और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। कितना? ये पहले आता था दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस में 31 सीटें सबसे ज़्यादा यूपी को दिया गया। इसके बाद में महाराष्ट्र को 19, तमिलनाडु को 18, केरल को 9 तथा झारखंड को 6 सीटें दी गई हैं। इसके बाद में चर्चा की जाए दिल्ली है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, इनको मेरे भाई राज्यसभा में 3-3 सीटों पर प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके बाद में चर्चा की जाए मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, पांडिचेरी और गोवा, इनको मेरे भाई 1-1 सीट का प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके बाद में चर्चा की जाए अनुसूची 4 मेरी ओर से कंप्लीट है। अनुसूची 2 एक साथ पढ़ा रहा हूं। अनुसूची क्या बोल रहा हूं? 2 एक साथ पढ़ा रहा हूं क्योंकि दोनों सेम है। अरे मेरे भाई, वो अनुसूची 2 नहीं, 2 वो पढ़ा चुका हूं। कौन सी? 2 अनुसूचियां एक साथ पढ़ा रहा हूं। मतलब क्या निकला? 4 के बाद में 2 कौन सी आती है? एक तो मेरे भाई अनुसूची 5 आती है और एक मेरे भाई अनुसूची 6 आती है। एक तो भारतीय संविधान की अनुसूची 5 आती है और एक भारतीय संविधान की अनुसूची 6 आती है। दोनों में क्या है? एक शब्द लिख रहा हूं, दोनों में क्या है? एससी तथा एसटी के लिए विशेष प्रावधान किए गए। अनुसूची 5 में भी अनुसूचित जाति तथा जनजाति तथा अनुसूची 6 में भी अनुसूचित जाति तथा जनजाति का विवरण दिया गया। लेकिन हमें तो क्या एग्जाम फाइट करनी है, तो हमें तो प्रश्न याद रखना चाहिए। यदि बात की जाए भारतीय संविधान की अनुसूची 5 की, तो भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए विशेष प्रावधान किए थे भारतीय संविधान निर्माताओं ने। और वो प्रावधान क्या होते हैं मेरे भाई? अनुसूची 5 की बात की जाए तो मेरे भाई भारत के 4 राज्य हैं। एक तो होता है असम, एक होता है मेघालय, एक होता है मिजोरम और एक होता है मेरे भाई त्रिपुरा। मैंने क्या लिखा? असम लिखा, मेघालय लिखा, मिजोरम लिखा, त्रिपुरा लिखा। एक चीज याद रखना, ऐसा ही सेम सा ही नाम आता है। क्या आता है? मणिपुर। मणिपुर इनमें शामिल नहीं है। केवल 4 बता रहा हूं, मणिपुर इनमें शामिल नहीं है, ये बता रहा हूं। ये पर्सन याद रखना। क्या बोल रहा हूं? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन तो 4 स्टेट और मेरे भाई पश्चिमी बंगाल का केवल दार्जिलिंग जिला, 4 स्टेट और पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले की जो अनुसूचित जाति तथा जनजातियां हैं, उनके विशेष प्रावधान अनुसूची 5 में नहीं मिलते हैं। उनके विशेष प्रावधान नहीं मिलते हैं। उनके विशेष प्रावधान कहां पर?
अनुसूची 6 में दिए गए हैं, अनुसूची 6 में दिए गए हैं। तो मेरे भाई असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इनको छोड़कर सभी राज्यों की अनुसूचित जाति जनजातियों के विशेष प्रावधान 5 में, और ये 4 स्टेट और एक बता चुका हूँ पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग जिला, उसकी अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के विशेष प्रावधान कहाँ पर मिलते हैं? भारतीय संविधान की अनुसूचित 6 में मिलते हैं। थोड़ा और डीपली बता देता हूँ। भारत का एक मानव शास्त्री था, उसने भारत में अनुसूचित जाति और जनजातियों पर अध्ययन किया था। नाम था मेरे भाई उस कैंडिडेट का LP विद्यार्थी। LP विद्यार्थियों ने भारतीय संविधान में जो उल्लेखित हैं उन अनुसूचित जाति तथा जनजातियों का अध्ययन किया और बाद में भारतीय सरकार को सिफारिश कर दी। क्या कहा? कि इन आदिम जातियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए भारतीय सरकार कोई कार्यक्रम चलाए। प्रश्न क्या याद रखना है? किस मानव शास्त्री ने भारतीय सरकार को सिफारिश की थी कि इनके लिए कोई विशेष कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए? नहीं सुना किसी ने, लेकिन पता सुनते कौन है? जो बोलते हैं ना घर में बड़ी मम्मी होती है। बड़ी मम्मी का मतलब यानी मम्मी की नहीं सुनते हम, लेकिन जिस दिन पीछे दे देंगे ना घर वाले किसी का हाथ, तो बड़ी मम्मी होती है ना वो, उसकी सुनते हैं। और भारत में बड़ी मम्मी कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उन्होंने क्या किया? इन आदिम जनजातियों के लिए एक उप योजना प्रारंभ कर दी, 1975 में प्रारंभ कर दी। पर्सन ये याद रखना कि भारतीय सरकार ने जनजातीय उप योजना कब प्रारंभ की थी? तो मेरे भाई 1975 में प्रारंभ की जाती है। और जो उप योजना प्रारंभ की जाती है उसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। क्या बोल रहा हूं? 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो चलाया था भारतीय सरकार ने, लिख रहा हूं मेरे भाई यहां पर, एक तो चलाया था भारतीय सरकार ने आदिम जनजाति कार्यक्रम के तहत भारतीय सरकार ने 3 प्रकार के कार्यक्रम चलाए थे। किसकी सिफारिश पर? LP विद्यार्थी की सिफारिश पर। कब चलाए थे? 1975 में चलाए जाते हैं। यदि बात की जाए पहले कार्यक्रम की तो मेरे भाई नाम रखा गया आदिम जनजाति, आदिम जनजाति विकास कार्यक्रम। 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। किसको? मैंने अभी अभी बोला था जनजातीय उपयोजना को पहला नाम दिया गया आदिम जनजाति विकास कार्यक्रम रखा गया। इसके बाद में दूसरा दिया गया, और दूसरे का नाम क्या रख दिया गया? भारतीय सरकार ने रखा संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। दूसरा क्या रखा? संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम रखा। ये इतना डीपली मेरे भाई पटवार वाले और रीट वाले, सेकंड ग्रेड वाले ये याद रखे तब बता रहा हूँ, क्योंकि ये गाइडों में इतना डीपली नहीं दिया होता है और जो क्लासें होती हैं उनमें भी इतना डीपली नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन मेरा मकसद, हमारे YouTube चैनल का मकसद कि विद्यार्थियों को कम से कम वो मैटर उपलब्ध करवाया जाए, क्योंकि बंद है सभी संस्थाएं, ऑफलाइन क्लास नहीं हो पा रही हैं। तो विद्यार्थियों की मांग के कारण ये चैनल स्टार्ट किया था कि कैसे भी कैसे विद्यार्थियों को प्रोवाइड करवाया जाए, कुछ ना कुछ ऐसा करवाया जाए कि कुछ हटके। तो इतना डीपली पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो किसी गाइड में मिलता आदिम जनजाति विकास कार्यक्रम, फर्स्ट ग्रेड पढ़ोगे तो उसमें मिल जाएगा। लेकिन पिछला पटवार का पेपर और अब की बार जितनी एग्जामें हुई हैं, महिला सुपरवाइजर देख लीजिए, राजस्थान पुलिस SI देख लीजिए, सेकंड ग्रेड देख लीजिए, फर्स्ट ग्रेड देख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस इतनी टफ आई थी, इतनी टफ आई थी, इतनी टफ कि समझ में नहीं आया क्या आया था। पर्सन बहुत घुमा घुमा के, और बात किसकी कर रहे हैं? आदिम जनजाति योजना की बात कर रहे हैं। तो तीसरा दिया गया
एकीकृत नाम क्या रखा गया? एकीकृत जनजाति, एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम रखा गया। लेकिन मेरे भाई पटवार और इट वाले इतने याद नहीं रखना, 3 नाम बता चुका हूं। लेकिन इसको डिवाइड कैसे किया गया? कि भारतीय सरकार ने डिवाइडेशन किस प्रकार किया था कि ये कार्यक्रम कहां कहां चलाए जाएंगे, किसके लिए चलाए जा रहे हैं? आदिवासी यानी जनजातियों के लिए चलाए जा रहे हैं। पहला प्रश्न तो ये याद रखना है कि भारतीय सरकार ने जो 1975 में योजना प्रारंभ की थी, जनजाति उपयोजना, उसका उद्देश्य क्या था? इन जनजातियों का कल्याण करना था। इन जनजातियों के कल्याण के लिए योजना प्रारंभ की जाती है और इसको डिवाइडेशन 3 भागों में किया गया, 3 भागों में बांटा गया। तो किस आधार पे इसके अंतर्गत रखा गया? वह इलाका जहां जनजातियों की संख्या 25% से ज्यादा होगी, वह इलाका जहां पर जनजाति बहुल इलाका है और 25% से ज्यादा हो, वहां पर क्या चलाया जाए? यह कार्यक्रम चलाया जाए। जो कैंडिडेट मेरे से पढ़ चुके हैं उनके लिए ये बोल रहा हूं, ये मैंने बोला या क्या सही है क्या? मैंने क्या बोला? 25% से ज्यादा हो वो कार्यक्रम चलाया जाए। क्योंकि इस बार ये मैटर मैंने पटवार में भी पढ़ा दिया, रिट में भी पढ़ा दिया, पिछली बार 2nd ग्रेड में भी। कमेंट बॉक्स में बताना ये बात सही है क्या। और जो नहीं पढ़े हैं मेरे से, उनको ये देखना है कि ये 25% से ज्यादा जनसंख्या हो वहां पर ही चलाया जाए क्या। आगे बढ़ रहा हूं, कल भी छोड़ा था, आज भी 1% छोड़ रहा हूं, ये लाइन सही है क्या। इसके बाद में चर्चा की जाए, संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम कहां चलाया जाए। भारतीय सरकार ने कहा 25% से लेकर 50% की जनसंख्या यदि वहां पर जनजातीय है तो वहां पर संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जाए। इसके बाद में कहा एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम वहां चलाया जाए जहां की जनसंख्या में 50% से ज्यादा जनजातियां होंगी, वहां यह कार्यक्रम चलाया जाए। अनुसूची 5 भी कंप्लीट कर चुका हूं, अनुसूची 6 भी कंप्लीट कर चुका हूं। 2 प्रश्न और बता देता हूं, इनके लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं। पहला प्रावधान तो यह किया जाता कि किसी राज्य का राज्यपाल प्रतिवर्ष इन जनजातियों के बारे में राष्ट्रपति को सूचना देगा, अनिवार्य है। किसमें? राज्यपाल सूचना देगा। और दूसरी बात और एक विशेष प्रावधान और किया गया, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बात क्या है? यदि भारत में संसद कानून बनाती है और वो पूरे भारत में लागू होता है, ये तो सभी को पता है, संसद कानून बनाती है, पूरे भारत में लागू होता है। लेकिन संसद ने कानून बना दिया और वहां के राज्यपाल महोदय ने मना कर दिया कि मेरे राज्य में लागू नहीं करूंगा। और किस कारण से? कि राष्ट्रपति जी, मेरे यहां पर जनजातियां निवास करती हैं, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, वो कैसा भी हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, कैसा भी हो। तो जनजातियों को प्रभावित करने वाले कानून संसद द्वारा बनाए गए हैं तो भी राज्यपाल मना कर सकता। किसको? संसद को भी कह सकता मेरे स्टेट में लागू नहीं करने दूंगा। क्यों नहीं करने दूंगा? कि ये जनजातियों को प्रतिकूलित करते हैं, अनुकूलित नहीं है उनके लिए, उनकी संस्कृति पर गलत प्रभाव डालते हैं। तो मेरे भाई, संसद द्वारा बनाए गए कानून को भी राज्यपाल लागू करने के लिए मना कर सकता है। किस आधार पे? कि वो जनजातियों के प्रतिकूल नहीं है, तो इस आधार पे मना कर सकता है। आज हमने पढ़ी है भारतीय संविधान की अनुसूची 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पूरी कितनी है? 12। आधी हो गई, आधी और बची है
वो अगली क्लास में देखेंगे। मेरे भाई वीडियो देखना है, शेयर करना है और लाइव क्लासेज को क्या करना है, अपने कैंडिडेटों से अधिक बोल के सब्सक्राइब करवाया जाए, ताकि आपको और क्लासें हम क्या कर सके, उपलब्ध करवा सके। 2 मिल रही हैं, पॉलिटिकल साइंस की 6 बजे मिलती है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और शाम को 7 बजे आपको मैथ की मिलती है जो राज सर पढ़ा रहे हैं। घर पे रहें, पढ़ते रहें। कल तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।